चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी सर। ओके यस सर। ओके ओके। तो सिंह लग्न तक मैंने बता दिया था। आज की इस क्लास में हम लोग सिंह लग्न के आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर एक दो हो जाते हैं तो सिंह लग्न के आगे शुरू करते हैं। तो वाइट बोर्ड ले लेते हैं। तो पिछली क्लास में सिंह लग्न हो गया था ना शायद? यस सर, हो गया था। हाँ, तो सिंह के आगे शुरू करते हैं। आज छठवां शुरू करते हैं अपना, कन्या। हम्म। ठीक है, तो कन्या के लॉर्ड कौन होते हैं? बुद्ध। ठीक है, तो आज कन्या लग्न के बारे में बताते हैं हम। अभी तक हम लोगों ने सिंह लग्न के बारे में पढ़ लिया। तो कोई भी चार्ट पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें जो देखनी होती हैं वो मैंने बताई थी। सबसे पहले तो आपको कारक तत्व देखने होते हैं और उसके फ्रेंड और एनिमी कौन है। क्योंकि ये कन्या लग्न की कुंडली है, तो कन्या लग्न में यहाँ पर 6 नंबर आएगा। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। तो कन्या लग्न के लॉर्ड होते हैं मरकरी। अब मरकरी चूंकि एक राजकुमार है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कन्या लग्न के जातक की जो विशेषताएं होती हैं। कन्या लग्न की का जो नंबर आता है वो 6 नंबर है। तो 6 नंबर कौन सी राशि हुई? इवन हुई कि ऑड हुई? इवन। तो इवन वाले क्या होते हैं? मेल होते हैं, फीमेल होते हैं? देखिए, आप उससे याद रखिए, एक नंबर क्या होता है? मेष होता है, और मेष जो होता है वो मेल होता है। क्योंकि आपको पता है मंगल जो है वो पुरुषत्व का कारक है। तो जब एक नंबर मेल हुआ तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे मेल हो गए। तो उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये फीमेल हो गए। और इसमें से 3, 6, 9 और 12 इनको हम लोग डुअल राशि की बोलते हैं। मतलब मेल और फीमेल दोनों के लक्षण इनमें होते हैं। तो ये 6 नंबर जो है ये डुअल नेचर का हो गया। तो कन्या लग्न के जो जातक होते हैं उनका नेचर आपको सबसे पहले पता लगाना है कि कन्या लग्न का जो जातक होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो नेचर उसका जो होता है वो थोड़ा सा स्त्री तत्व की तरफ उसका अधिकता होता है। ये लोग सौम्य होते हैं। इन लोगों का जो डिसीजन होता है वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये लोग डुअल स्वभाव के होते हैं। कभी इनको कुछ काम करना होता है, फिर थोड़े देर में उनको दूसरा काम करना होता है। तो ऐसे लोग डिसीजन मेकर नहीं होते। इसलिए डिसीजन मेकर ना होने की वजह से ये लोग किसी भी जो जॉब होता है उसमें ये लोग लीडर की भूमिका में नहीं रहते, बल्कि अधीनस्थ की भूमिका में अच्छा काम करते हैं। अधीनस्थ मतलब जो किसी के अंडर काम करता है, उसकी भूमिका में ये लोग अच्छे काम करते हैं। अब लीडर कौन कौन लोग होते हैं? 1 नंबर, 5 नंबर, ये जो राशियां हैं, जो लग्न है, ये लीडरशिप की तरफ लिए होते हैं। तो कारक तत्व किसी भी राशि के जब आप कारक तत्व देखेंगे तो उस पर्सन के बारे में आपको उसकी स्ट्रक्चर, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो हाव भाव हैं, उसके जो मूलभूत जो नेचर है वो आपको पता चल जाएगा कि वो किन तत्वों की उसमें अधिकता है और उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो आप जब किसी की भी कुंडली देखने जाते हैं तो जब आपको कन्या लग्न के बारे में पता है और वो जातक कन्या लग्न का आया है, तो आप उससे ये जो उसकी स्वभाव है, उसकी जो विशेषताएं हैं, जब आप उसको बता देंगे तो उसको अपने जब स्वभाव से मिलता जुलता दिखाई देगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ये जो सामने वाला एस्ट्रोलॉजर है ये नॉलेजेबल है और ये मेरे स्वभाव के बारे में सही बता रहा है। कभी कभार गलतियां हो सकती हैं जब किसी और राशियों के उसमें नज़र आ जाती है, जब किसी राशियों का एस्पेक्ट हो जाता है, या किसी
किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि वगैरह पड़ जाती है, या सपोज यहाँ पर मंगल बैठ जाए या शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए, तो थोड़े से स्वभाव में चेंजमेंट आ सकता है, परंतु जो ओवरऑल उसका नेचर है वो वैसा ही रहेगा। तो अब शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो मेन सिद्धांत था कि हमको देखने हैं कि जो उसके फ्रेंड हैं और उसके कौन एनिमी है। तो जो फ्रेंड हैं उनको अच्छे घर दिए जाएंगे और जो उसके एनिमी हैं उनको खराब घर दिए जाएंगे। तो मरकरी किसको किसको अपना एनिमी मानता है? सबसे बड़ा एनिमी तो अपना मानता है चंद्रमा को। चंद्रमा चूँकि उसकी माँ है या पिता है, जो भी कुछ ग्रंथों में माँ बोला है, कुछ में पिता बोला है, तो वो उसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, क्योंकि वो उसको हर चीज़ में टोकते हैं। हम इसको यहाँ पर माँ मानते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ का स्वरूप है, सूर्य जो है वो पिता का स्वरूप है। तो यहाँ पर हम चंद्रमा को माँ लेके चलते हैं। तो माँ बच्चे को हर काम के लिए टोकती है, वो घर में बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा रहती है। पिता क्या है, ऑफिस चला जाता है या बिजनेस है तो बिजनेस में चला जाता है, थोड़ी देर के लिए बच्चे को मिलता है। तो बच्चे को उसके बारे में इतनी चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। तो इस वजह से जो बुध है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। इसके अलावा बुध के जो मित्र हैं, शुक्र उसका खास मित्र है, शनि भी उसका मित्र है, राहु भी उसका मित्र है, सूर्य के साथ आकर वो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। तो बुध के शत्रु थोड़े कम ही हैं। मंगल है उसका शत्रु। मंगल चूँकि मंगल मंत्री होता है, राजा का मंत्री होता है, और जब राजा अपने राजकुमार को मंत्री के साथ भेजता है, अपने सेनापति के साथ भेजता है, तो सेनापति के ऊपर दायित्व ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि राजा जो होता है वो अनुभवी होता है, वो युद्ध के उसमें पारंगत होता है, उसको पता होता है युद्ध कलाएँ क्या होती। परंतु जब राजा राजकुमार को किसी युद्ध में भेज देता है अपने सेनापति के साथ, तो सेनापति को ही सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। इसलिए सेनापति जो है वो उस राजकुमार को अपना शत्रु मानता है कि यार ये क्या भला मेरे साथ भेज दी, राजा आते तो अच्छा रहता, मेरा जो टेंशन है वो कम रहता। अब ये राजा ने इसको भेज दिया है तो सारा टेंशन जो है वो मेरे ऊपर आ गया है, चूँकि मुझे ही इसको देखना है और इसको संभालना भी मुझे ही है। तो इस वजह से जो मंगल होता है वो उसको अपना शत्रु मानता है। तो अब शुरुआत करते हैं लग्न से। तो लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर का मतलब हुआ कन्या राशि। तो 6 नंबर में कन्या राशि लिखी हुई है, तो कन्या राशि के लॉर्ड मरकरी हुए, ये लग्नेश हैं, और लग्नेश हमेशा ही अच्छे होते हैं, कारक होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बेनिफिक प्लैनेट, और ये मेलिफिक यहाँ पर चार्ट बना लेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पर आ गए मरकरी, बेनिफिक में मरकरी आ गए, चूँकि मरकरी जो है वो लग्नाधिपति हैं और वो लग्न के अधिष्ठाता हैं, आपके मालिक हैं, आप स्वयं हैं। तो लग्न चूँकि हमेशा अच्छा ही रहता है, इसलिए वो यहाँ पर कन्या लग्न वालों के लिए कारक का काम करेंगे। अब इसकी जो दूसरी राशि होती है मिथुन, उसको हम देखेंगे कि वो कहाँ पर लिखी हुई है। तो 3 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? 10वें घर पे। ठीक है, 10वां घर जो होता है वो किसका होता है? आपको पता है कि प्रोफेशन का होता है, आपके इन्फ्लुएंस का होता है, तो अब यहाँ पर चंद्रमा चूंकि एक सौम्य ग्रह माना जाता है और इसको दोनों केंद्र के भाव दे दिए गए हैं। तो अगर कोई और ग्रह होता ये, तो उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता, परंतु चूंकि चंद्रमा यहाँ पर लग्नेश है, इसलिए उसको ये दोष नहीं लगता है। और इस राशि वालों के लिए चंद्रमा हमेशा, इस राशि वालों के लिए जो बुध है वो हमेशा कारक ग्रह होता है। जब भी बुध की दशा अंतरदशा आती है, तो चूंकि हम लग्न से शुरू करते हैं, तो पहले कन्या राशि आ रही है, बाद में मिथुन राशि आ रही है। तो जब भी बुध की दशा अंतरदशा आती है, तो पूर्वार्ध में उसको कन्या राशि के स्वभाव मिलते हैं और उत्तरार्ध में उसको मिथुन राशि के जो लक्षण हैं उनको वो फेस करता है। तो जब भी बुध की दशा अंतरदशा आएगी, तो वो उसकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाएगी, वो अपने से
संबंधित काम कर सकता है, अपनी बॉडी के ऊपर काम कर सकता है, अपने ऊपर अपने इन्फ्लुएंस के ऊपर कुछ काम कर सकता है। और जब उसकी उत्तरार्ध की दशा आएगी तो उसके बिजनेस में, उसके जॉब में, उसके प्रोफेशन में जो है वो फ्रूटफुल वर्क करेगी। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर वो बैंकिंग या उस बुद्ध से जो भी रिलेटेड वर्क है वो काम कर रहा है तो उन चीज़ों में उसको सफलता मिलेगी और उस दशा में जो काफ़ी पैसा भी कमाएगा। क्योंकि बुद्ध को पैसे से भी देखा जाता है, प्रोफेशन से देखा जाता है। वैसे तो ये बिजनेस का घर है, तो ये सब चीज़ें जो है उसको देखने को मिलेंगी। तो ये बुध की दोनों राशियों की बात हो गई। अब चलते हैं दूसरे घर की तरफ। हमारा पहला और 10वां घर हो गया। अब बारी आती है दूसरे घर की। तो दूसरे घर में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर यानी आपका लिब्रा। लिब्रा के स्वामी कौन हुए? वीनस। अब वीनस बुध के मित्र माने जाते हैं। तो जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तो उसको कुटुंब से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे, उसको फाइनेंस से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। और वो उस समय कोई भी वेबिनार वगैरह या अपना कोई भी भाषण वगैरह देगा तो उस समय वो इन्फ्लुएंशियल काम करेगा। और साथ ही साथ जो है बुध इसकी जो दूसरी राशि होती है शुक्र की, वो 2 नंबर होती है। तो 2 नंबर कहाँ पे लिखी हुई है? ये 9वें भाव में लिखी है। तो एक तो इसको भाव दे दिया गया दूसरा, और दूसरा इसको भाव दे दिया गया 9वां। तो 9वां भाव जो है वो अत्यंत शुभ कारक होता है। आपको पता है ये लक का भाव है। तो जो 9 नंबर का जो भी लॉर्ड होता है, 9वें भाव का जो भी लॉर्ड होता है, वो कुंडली में हमेशा ही आपको अच्छे परिणाम देता है। वो जहाँ भी बैठा होता है। अब सपोज इस कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र जो है वो अति लाभकारी हो गया, मतलब हाईली बेनिफिशियल हो गया। जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तो उसको फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, उसको अपने परिवार से संबंधित चीज़ों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, उसके भाग्य में वृद्धि होगी। और जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तो उसको गाड़ियों का सुख मिलेगा, उसकी शादी का उसको सुख में मिलेगा, उसको स्त्रियों से संबंधित सुख मिलेंगे। और जो फाइनेंस से भी रिलेटेड चीज़ है उसमें उसको अत्यंत लाभ होगा, क्योंकि ये यहाँ पर उसका जो है वो भाग्यकर्ता ग्रह बन के आया है। तो कन्या लग्न में शुक्र जो है वो अत्यंत लाभकारक है। अब शुक्र अगर जहाँ भी बैठ जाएगा उस भाव के भाग में बढ़ोतरी कर देगा। जैसे शुक्र अगर सपोज 4थे घर में बैठ गया तो वो घर से संबंधित सुख में बढ़ोतरी कर देगा। 5वें घर में बैठ गया तो वो पुत्र अपने संतान से संबंधित सुख में वृद्धि कर देगा, एंटरटेनमेंट से संबंधित सुख में वृद्धि कर देगा। अगर 7वें घर में बैठ गया तो आपकी स्पाउस से संबंधित चीज़ों में वृद्धि कर देगा, आपके बिजनेस से संबंधित चीज़ों में वृद्धि कर देगा। इसी तरीके से वो जहाँ भी बैठेगा उस घर के अच्छे परिणामों को बढ़ा देगा, और खराब घरों में बैठेगा तो उसके खराब परिणामों को कम कर देगा। इसलिए इस कुंडली में जो है शुक्र अत्यंत योग कारक है। तो दूसरा और 9वां घर हो गया। जो मैंने भावों के बारे में बताया था, जब भी किसी
आपको अगर भावों के कारक तत्व के बारे में पता है, राशियों के कारक तत्व के बारे में पता है, तो समझ लीजिए आपने आधी एस्ट्रोलॉजी तो सीख ली। और वही कारक तत्व ही आपको याद रखने हैं। अगर वो कारक तत्व आपने याद रख लिए तो काफ़ी कुछ कुंडली आप समझ लीजिए कि देखते ही आप उसके नेचर के बारे में बता दोगे, उसको उस भाव से संबंधित परिणाम कब मिलेंगे, ये सब चीज़ें आप देख के बता देंगे। तो अगर आपको कारक तत्वों के बारे में पता है तो आप आधे जोशी बन गए। तो कारक तत्व को ही लोग छोड़ देते हैं। अब बारी आती है तीसरे घर की। तो तीसरे घर के बारे में सबको पता है कि तीसरा भाव जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, इसमें एफर्ट्स लगता है। और तीसरे भाव में कौन सी राशि आई? आठवीं राशि। आठवीं राशि स्कॉर्पियो, ये किसकी है? मार्स की। और जैसा आपको पता है कि मार्स सेनापति है और मार्स और मरकरी की बनती नहीं है, आपस में शत्रु हैं, इसलिए मार्स को यहाँ पर खराब घर दिया गया। एक तो तीसरा घर दिया गया और दूसरा कौन सा घर दिया गया? छठा, जो कि आठवां घर दिया गया, जो कि दोनों ही घर जो है अत्यंत ही खराब है। आठवां घर भी खराब होता है, तीसरा घर भी खराब होता है, और यहाँ पर मार्स दोनों ही घर में बैठा हुआ है। पहला मेष, तो मार्स को दो खराब, आप देखिए मार्स उसका शत्रु है तो उसको दोनों खराब घर दे दिए गए। एक तो तीसरा घर दे दिया गया और एक आठवां घर दे दिया गया। तो जब भी इस कुंडली के लिए जो है मार्स अत्यंत मैलिफिक है, जब भी मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी तो उसको उसके किसी भी क्षेत्र में अत्यंत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर वो किसी जॉब कर रहा है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित चीज़ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उसके ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, उसको कई सारी ट्रैवल करनी पड़ सकती है उसके जॉब से संबंधित फील्ड में, और उसके जो अपने भाई बहनों से जो रिलेशन है वो अत्यंत बिगड़ जाएंगे उस समय जब भी मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी। कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा, उसको ये लगेगा कि सब उसके भाई बहन जो है उसके शत्रु हैं, क्योंकि ये भाई बहनों का भी घर माना जाता है। इसके अलावा जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो पूर्वार्ध में वो तीसरे भाव के घर देगी, तीसरे भाव के परिणाम देंगे, और उत्तरार्ध में वो आठवें घर के परिणाम देंगे। तो जब उत्तरार्ध आएगा मंगल का, उस समय एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो सर्जरी का ग्रह है, सर्जरी का ग्रह है, एक्सीडेंट का कारक है। और अगर इसमें राहु की दृष्टि पड़ गई तो समझ लीजिए कि एक्सीडेंट होना तो तय है। तो जब भी मंगल की दशा आती है ऐसे जातकों की जो कन्या लग्न के होते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि वो मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करें, क्योंकि आठवां घर और तीसरा घर दोनों ही खराब घर उसको दिए गए हैं। तो हमें मंगल की चीज़ों का दान करना है जिससे उसके परिणाम हमको कम से कम प्राप्त हों। तो मंगल की चीज़ों का दान तो क्या होता है? लाल मसूर की दाल होती है, उसको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में दान करिए, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाइए, हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी को आप जितना प्रसन्न करेंगे उतना ही मंगल की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और जब भी इसमें कर्मा अलाइनमेंट का एक टेक्निक जो होती है, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के हिसाब से मंगल क्या है? धरती का कारक है। तो जब भी मंगल की दशा अंतर्दशा आती है तो मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि वो ज़मीन पर सोना चालू कर दें, क्योंकि मंगल को धरती पुत्र कहा जाता है। तो जब आप धरती पे लग जाएंगे, मंगल आपको कष्ट देना चाहता है, आपको वो ज़मीन पे लाना चाहता है, तो आप अपने आप ही अगर ज़मीन पे सोना चालू कर देंगे तो मंगल जो चीज़ चाहता है वो आपने कर दी बिना उसके एफर्ट किए हुए। तो मंगल की भी ईगो हर्ट नहीं हुआ, मंगल को भी लगा कि हाँ यार ये ज़मीन पे सो रहा है, ये इसको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर वो उसको जो और चीज़ें कष्ट देने होते हैं वो फिर नहीं देता है। इसको कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक कहते हैं। इस तरीके से मंगल के जो परिणाम होते हैं हम उनको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और अगर इस पर राहु की भी दृष्टि पड़ गई तो उस समय फिर हम लोगों को सलाह देते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और रुद्राभिषेक वगैरह करवाते रहें समय समय पर, जिससे कि जो एक्सीडेंट से संबंधित उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है वो ना करना पड़े। और वाहन वगैरह जब भी वो चलाए थोड़ा संभाल के चलाए, क्योंकि मंगल केतु और राहु ये अगर मिल गए, मंगल और केतु मिल गया तो सर्जरी होना तय है, मंगल और राहु मिल गया तो एक्सीडेंट होना तय है, उसकी दृष्टि या एक साथ। तो कन्या लग्न के लिए मंगल अत्यंत खराब ग्रह है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है, हम चलते हैं अगले भाव की तरफ।
अगला भाव कौन सा आएगा? चौथा भाव आएगा। अब चौथे भाव में कौन सी राशि है? धनु। बृहस्पति। क्या बोल रहे हैं? धनु धनु। बृहस्पति सर। रश्मित जी, मैंने आज कन्या लग्न के बारे में बताया है और आधा लगभग ख़त्म होने वाला है, तो आप लेट आए हैं तो आप देख लीजिए उसको और इसकी रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। तो हम चौथे घर की तरफ चल रहे हैं। तो चौथे घर में क्या लिखा हुआ है? 9 नंबर। तो 4th हाउस में लिखी हुई है राशि 9th राशि। 9th हो गई जुपिटर की, सेजिटेरियस, धनु। तो आपको पता है कि ये राजकुमार है और राजकुमार को गुरु 9 नंबर यानी जुपिटर यानी गुरु हो गए। तो गुरु और राजकुमार जो होता है, जिसको सारे सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिसको ऐश्वर्य मिलता है, तो जब गुरु उसको पढ़ने के लिए बोलता है तो वो फिर उसको अपना शत्रु मानने लगता है। तो इसका एक तरीके से शत्रु है। तो अब इसको देखिए घर कौन कौन से दिए गए। एक तो चौथा घर दिया गया है। इसके बाद इसका जो दूसरा घर है, दूसरी राशि है वो 7th हाउस। 7th हाउस में मीन राशि आई। ठीक है, तो 2 केंद्र के घर मिल गए, 9, चौथा और 7वां। तो चौथा और 7वां दोनों केंद्र के घर हो गए। तो बृहस्पति को क्या लग गया? केंद्राधिपति दोष लग गया। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो केंद्राधिपति दोष लग गया तो बृहस्पति यहाँ पर योग कारक नहीं माने जाएंगे। साथ ही साथ वो बुध उनको अपना मित्र भी नहीं मानता है। तो कन्या लग्न के लिए बृहस्पति योग कारक नहीं माने जाएंगे और वो भी मेलिफिक में लिखा जाएगा। तो आपको पता है कि बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं उसके स्वभाव, उसके उस भाव के जो परिणाम होते हैं उसमें थोड़ी कमी कर देते हैं, परंतु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो हमेशा अच्छी मानी जाती है। तो बृहस्पति की दृष्टि के ऊपर भी डिपेंड करेगा और जब बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आएगी तो उस समय उसको घर से संबंधित चीज़ों में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसकी जो स्पाउस होगा या उसका बिजनेस होगा उन चीज़ों में उसको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर जो है यहाँ पर इस कन्या लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह नहीं है और अयोग कारक की श्रेणी में आता है। तो जब इसकी पूर्वार्ध की दशा आएगी तो वो धनु राशि के परिणाम देगा और जब उत्तरार्ध की दशा आएगी तो वो मीन राशि के परिणाम देगा। हालांकि जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है तो उसको परिणाम जो है उतने खराब नहीं मिलेंगे। उस समय आपकी पढ़ाई, जो आपकी बेसिक एजुकेशन है, उसमें आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जो आपके स्पाउस से आपके रिलेशन है, जो आपके बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन है, उसमें थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के हिसाब से इसकी रेमेडी ये होती है कि आप अपने गुरु को समर्पित कर दें अपने आप को। अगर आपने अपने गुरु को समर्पित कर दिया तो आपको गुरु की जो दशा है वो ठीक ठाक परिणाम दे जाएगी। और इस दशा अंतर्दशा में आपको क्या करना होता है कि बृहस्पतिवार के दिन आप गाय को कुछ चना या गुड़ खिला सकते हैं तो खिला दें, बेसन के लड्डू खिला सकते हैं तो खिला दें, या गाय की किसी भी तरीके से आप सेवा कर लें या अपने गुरु की सेवा कर लें, या बृहस्पतिवार की एक व्रत कथा होती है अगर आप उसको पढ़ लें, या बृहस्पतिवार का व्रत रख लें। अगर आपको बृहस्पति ज़्यादा खराब परिणाम दे रहा है तो बृहस्पतिवार की व्रत का आप व्रत रख लें तो आपको बृहस्पति उतने खराब परिणाम नहीं देगा और कई हद तक आपको अच्छे परिणाम दे देगा। हालांकि बृहस्पति चूंकि योग कारक ग्रह है तो जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आती है उस समय वो अयोग कारक होने के बावजूद आपको आपकी शादी करा देगा, आपको घर दे देगा, आपकी नौकरी लगवा देगा, आपको बच्चे दे देगा।
जबकि वो आपकी कुंडली में अयोग कारक है, परंतु फिर भी वो उसके जो कारक तत्व हैं वो उन कारक तत्वों को आपको दे ही देता है। इसलिए कारक तत्व जो होते हैं किसी भी कुंडली में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर रखते हैं। तो 4 और 7 नंबर का घर भी हो गया। अब बारी आती है 5वें घर की। तो 5वें घर में कौन सी राशि लिखी है? आपको पता है कि 5वां घर अच्छा होता है। 5वें घर में लिखा हुआ है 10, मकर राशि। मकर राशि शनि, और बुध और शनि आपस में मित्र हैं, इसलिए इसको एक अच्छा घर दिया गया। साथ ही साथ एक और घर इसको दिया गया है, छठा घर। कुंभ राशि आ गई। तो चूंकि 5वें घर का लॉर्ड है और छठे घर का लॉर्ड है शनि, और साथ ही साथ ये इसको एक त्रिकोण का घर दिया गया है, और साथ ही साथ ये मरकरी का मित्र है, तो इसलिए इस कुंडली में ये बेनिफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको संतान से संबंधित सुख, आपके एंटरटेनमेंट से संबंधित सुख, किसी तरीके की कला है उससे संबंधित सुख, और आपको उस समय अपनी जॉब से संबंधित चीज़ों का भी सुख मिलेगा। वो चीज़ों मिलने में, चूंकि जैसे मैंने बृहस्पति के बारे में बताया कि वो अपने कारक तत्वों को आपको दे ही देता है, भले वो कितना अयोग कारक हो, तो यहाँ पर शनि भी जो है वो योग कारक है, परंतु वो अपने कारक तत्वों को नहीं छोड़ता। जो शनि के कारक तत्व क्या होते हैं? शनि, शनि उसका नाम ही है। तो आपको जो भी फल मिलेंगे वो शनि शनि मिलेंगे, जल्दी नहीं मिलेंगे। आपको कोई भी काम आपका जल्दी नहीं होगा, वो हर एक चीज़ में थोड़ा सा विलम्ब देते हैं। तो आपको संतान भी होनी होगी तो आपकी संतान भी थोड़े से विलम्ब से होगी, आपकी नौकरी लगनी होगी तो आपकी नौकरी भी थोड़े विलम्ब से लगेगी। इस तरीके से शनि ग्रह जो है कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आएगा, और जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको अच्छे परिणाम देगी। आपको अगर आप अपने जॉब सर्विस में ईमानदार हैं, अच्छे से काम करते हैं, आपको जितना पैसा मिल रहा है आप उसको उतना आउटपुट दे रहे हैं, तो शनि आपको अर्श से फर्श पर ले जाने में सक्षम है। चूँकि ये जो कलयुग है वो कर्म प्रधान समय है, और अगर आप इसमें जो रिजल्ट देने वाला ग्रह है, जो न्यायप्रिय ग्रह है, वो शनि ही है। तो आपके कर्मों का सारा जो हिसाब किताब है वो शनि ही करता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, आप वेल डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपनी जॉब में ईमानदार करते हैं, या बिजनेस में आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप कोई रूल ब्रेक नहीं करते हैं, तो शनि आपको डेफिनेटली अच्छे परिणाम देगा। तो जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आती है तो हम लोगों को कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के हिसाब से ये बताते हैं कि आप कोई भी रूल ब्रेक मत करिए। जैसे कई बार देखा है कि ग्रीन लाइट होने के बाद जो ट्रैफिक में आप जाते हैं, रेड लाइट हो जाती है, कई लोग चले जाते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स अपना किसी गलत तरीक़ों से बचा लेते हैं, या कुछ भी ऐसे काम करते हैं जो बाई रूल सही नहीं है। तो अगर शनि की दशा अंतर्दशा में आप कर रहे हैं तो फिर वो आपको थोड़े से ख़राब परिणाम उसके मिल सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको उसके अच्छे परिणाम ही मिलेंगे, क्योंकि शनि जो है आपके कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला ग्रह है, उसको जज बोला जाता है, और वो आपको उसी हिसाब से परिणाम देता है जिस हिसाब से आप कर्म करते हैं, या आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उन सभी कर्मों का हिसाब देखने वाला शनि ग्रह है। लोग शनि से डरते हैं इतना, बट शनि से डरिए नहीं। आपको शनि का सपोर्ट लेना है तो आप
ईमानदार हो जाइए, वेल डिसिप्लिन्ड हो जाइए। थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा शनि की दशा में, चूँकि शनि जो है वो मेहनती लोग हैं, और जो आपने मजदूर देखे होंगे, जो थोड़े से मेहनत करने वाले लोग होते हैं, वो शनि से रिलेटेड ही माने जाते हैं। तो आपको शनि के अच्छे परिणाम लेने के लिए उसका चीज़ों का यूटिलाइज करना होगा। तो अब कौन सा बचा? अब 2 बचे, सिर्फ 11वां घर बचा और 12वां घर बचा। ठीक है, 11वें घर में कौन सी राशि है? 4th यानी कर्क। 12वें घर में कौन सी राशि है? लियो। 5th। अब ये चंद्रमा की हो गई, ये सन की हो गई। अब चंद्रमा इसका दोस्त नहीं है, ये चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, इसलिए इसने इसको 11वां घर दिया। आपको पता है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जो भी 11वें घर का लॉर्ड होता है वो आपकी कुंडली में हमेशा अयोग कारक ही रहता है, इसलिए मून इस कुंडली में अयोग कारक ग्रह रहेगा। जब भी चंद्र की दशा अंतरदशा आएगी, उस समय आपकी जो सोशल सर्किल है उसमें आपकी इमेज डाउन रहेगी, आपको छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो लगती रहेंगी। क्योंकि चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो छोटी मोटी बीमारियां आपको लगती रहेंगी, जैसे खांसी जुकाम या जो भी जल तत्व से संबंधित बीमारियां हैं वो आपको लगती रहेंगी। साथ ही साथ आपको फाइनेंस से संबंधित चीज़ों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इसकी जो दृष्टि है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ये आपके 5वें घर में पड़ेगी। तो आपको इंटरटेनमेंट से संबंधित, आपकी जो सुख सुविधाओं से संबंधित सुख में भी थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जब भी चंद्र की दशा अंतरदशा आएगी। तो उस समय हम लोगों को कर्मा अलाइनमेंट के हिसाब से क्या सलाह देते हैं कि चूंकि चंद्र एक जल तत्व की राशि है, साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। तो मन का कारक होने की वजह से चंद्रमा के जो भगवान माने जाते हैं, आप जो सनातन धर्म में आपने सुना होगा कि राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो राम भगवान को सूर्य का अवतार माना जाते हैं, उनको सूर्यवंशी बोला जाता है। तो जब भी आपकी कुंडली में सूर्य खराब चल रहा हो तो कहा जाता है कि आपको राम जी की पूजा करनी चाहिए, और कहा जाता है कि राम का नाम राम से भी बड़ा होता है। तो अगर आप राम का नाम लेते रहेंगे तो आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो आपको अच्छे परिणाम देगा। उसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है, अगर वो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, अच्छी स्थितियों में नहीं है, तो आपको कृष्ण जी की आराधना करने को बोला जाता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और जो श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने मन को जीत लिया था। कई सारी गोपियाँ उनके मन के अधीन थी, उनके वशीकरण में थी। तो अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, मन को सही रखना है, तो आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करने की सलाह दी जाती है। आप कृष्ण राधे मथुरा में जब आप जाएंगे तो कृष्ण की जगह वहाँ पर राधे राधे बोला जाता है, और ये कहा जाता है कि जब आप राधा का नाम लेंगे तो कृष्ण अपने आप चले आते हैं। तो उस समय आप राधे का नाम, राधा जी की एक माला जपें, या फिर आप शंकर जी, चूँकि शंकर जी को सभी मन का, शंकर जी ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में बसा लिया था, तो आप शंकर जी को शिवलिंग में अगर उस समय जल देंगे तो भी आप अपने चंद्रमा का सही परिणाम प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा आप उस समय जो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के हिसाब से आप जल की वेस्टेज, जो वाटर की वेस्टेज है वो कम करें। जैसे बाथरूम में अक्सर लोगों को देखा जाता है कि ब्रश कर रहे हैं और नल चला दिया, पानी बहता जा रहा है, तो आप पानी की बर्बादी करके अपना चंद्रमा और ख़राब कर रहे हैं। तो उस दशा में आप पानी का यूटिलाइजेशन अच्छे से अच्छा करें। पानी जितना कम से कम आप बहाएं उतना अच्छा रहेगा, और शिवलिंग में आप जल चढ़ाते रहें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, तो आपको उसके परिणाम उतने खराब नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप अपनी माता की सेवा करें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माता का रूप है। आप माता जी के चरण छू के घर से बाहर निकलें, और इसके अलावा आप माता जी की सेवा करें, माता जी के साथ रहें, तो चंद्रमा आपको उतने खराब परिणाम नहीं देगा। तो इस प्रकार से कन्या लग्न के लिए जो चंद्रमा है वो भी
अयोग कारक है। अब आखिरी बचा सन। अब सन तो इसका फ्रेंड है, सन के साथ आकर ये अपने आप को पावरफुल महसूस करता है, परंतु सन को यहाँ पर एक खराब ग्रह दिया, एक खराब घर दिया गया जो कि लॉसेस का है, आपको किसी भी चीज़ के डिटैचमेंट का घर है। ये आपको हर चीज़ से अलग कर देता है। तो ये घर इसको अच्छा ना देके इस कुंडली में जो है वो सूर्य चूँकि उसका मित्र है तो एक तरीके से वो न्यूट्रल की भूमिका निभाएगा, उसको खराब परिणाम तो नहीं देगा, चूँकि पिता अपने पुत्र को कभी खराब रिजल्ट नहीं देता। तो इस कुंडली में वो अयोग कारक की श्रेणी में रहेगा, परंतु कुछ हद तक वो न्यूट्रल रहेगा और कुछ हद तक वो अयोग कारक रहेगा। योग कारक तो नहीं रहेगा क्योंकि उसको 12वां घर दिया गया है और सूर्य वैसे भी 12वें घर में आकर जो है वो खराब हो जाता है। 12वें घर में सूर्य सबसे खराब रिजल्ट देता है, क्योंकि 12वां घर होता है वो किसका होता है, मीन का होता है। काल पुरुष की कुंडली में ये मीन का घर है और मीन क्या है, एक वाटरी राशि है और इसको ओशन वाटर कहते हैं। तो और सूर्य क्या होता है, सूर्य एक फायर एलिमेंट है। तो वैसे भी जल और आग का कोई भी मेल नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य आकर अपने आप को खराब महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, तो वो यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देता है। इसलिए इस कुंडली में आप चाहें तो सूर्य को भी मैलिफिक की श्रेणी में लिख सकते हैं। ये मैंने मून को यहाँ बेनिफिक लिख दिया, यहाँ पर ये मैलिफिक में आएगा मून। तो इस लग्न में कौन कौन से ग्रह जो हैं वो बेनिफिक हुए, सबसे पहले तो आपका मरकरी, चूँकि वो लग्नेश है तो वो मैलिफिक होगा। उसके बाद वीनस जो है वो परम योग कारक है। इस कुंडली में वीनस सबसे अच्छा ग्रह है और हम कन्या लग्न वालों को सलाह दे देते हैं, अगर वीनस सही प्लेस है कि वो डायमंड की रिंग पहन सकते हैं या फिर गूलर की जड़ को भी धारण कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको यूट्यूब में बताया हुआ है। तो गूलर की जड़ को भी पहनेंगे तो क्या होगा, आपका लक जो है वो काम करने लगेगा, बूस्ट कर जाएगा, क्योंकि वो 9वें घर का मालिक है। इसके बाद शनि भी इस कुंडली में योग कारक की भूमिका निभाता है। अब अयोग कारक कौन कौन से आ जाते हैं, मार्स, मंगल अयोग कारक की श्रेणी में आता है, जुपिटर अयोग कारक की श्रेणी में आता है, मून अयोग कारक की श्रेणी में आता है और सूर्य भी अयोग कारक की श्रेणी में आता है। तो जितने भी देव ग्रह हैं वो सब अयोग कारक की श्रेणी में आते हैं और जितने भी राक्षस श्रेणी के जो ग्रह हैं वो इस कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी कन्या लग्न के बारे में।